दोस्तों नमस्कार। तो आज हम आप लोगों के बीच जो ये देख रहे हैं मॉडल सेट 11 लेकर के आए हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में होने वाली है, उसके लिए हम आप लोगों के बीच सेट लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत हम सामान्य हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन को कवर करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके साथ मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर के आएँ तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हम ज़रूर लेकर के आपके बीच आएंगे। तो दोस्तों, यदि इसके पहले का वीडियो आपने मॉडल सेट 10 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर ज़रूर जाएं और वहां मॉडल सेट 10 को भी देखें। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि यदि आप अच्छे से अच्छे नंबर यानी कि 110 प्लस 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं और यदि आप अपना नामांकन सरकारी कॉलेजों में कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज़रूर सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, ताकि आपका नंबर अच्छा से अच्छा स्कोर आए और तब जा कर के आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा सवाल है, सामान्य हिंदी से है, जो कि कहता है कि डकार जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है हड़प लेना। तो इस तरीके से पहला प्रश्न का जो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न आपको कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि पक्षी यानी खग का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पक्षी होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, यानी कि पूर्णतः की जगह पर हम कौन सा ऐसा शब्द रखेंगे जो इसको अच्छा एक सही अर्थ दे सके। तो इसका जो हो जाएगा अक्षरशः यदि रखेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। चौथा सवाल, जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं। तो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पांचवा सवाल क्या कहता है कि जीव जंतु कौन सा समास है। तो जीव जंतु जो है द्वंद्व समास है। आप समास की परिभाषा को जरूर देख करके जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमारा कहता है कि जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है। तो ये जो है बलदायक निपात है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और जो कि हमारा 7वां प्रश्न है, उन्नयन का सही संधि विच्छेद यानी कि क्या होगा। तो उन्नयन का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस नयन यानी कि उत प्लस नयन होगा। 7 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे यानी कि 8 नंबर प्रश्न में कि मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नांकित में से कौन है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यानी कि मनीषी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 9 नंबर प्रश्न होगा और ये कहता है कि रंगशाला में कौन सा समास है। तो रंगशाला में जो है तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे तो निम्न में से पवन का पर्यायवाची कौन सा है। तो पवन का जो पर्यायवाची होता है समीर होता है, जिसे हम लोग हवा भी कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि क्या कहता है। हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 12वां प्रश्न होगा और देखिए 12वां प्रश्न हमें क्या कहता है कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस दर्शन, यानी कि ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 13 नंबर हमारा प्रश्न जो कहता है कि अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 14वां प्रश्न होगा। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो होते हैं मुक्त और मात्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि हमारा 15 नंबर प्रश्न होगा। मैथिली शरण गुप्त के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। तो इसका जो मात्रिक एवं सम होता है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 16वां प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। तो ये जो कहा है विश्वनाथ मिश्र ने कहा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे तो कहता कि इंदिरापति किसे कहा जाता है। तो इंदिरापति जो है विष्णु को कहा जाता है, यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे कि 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निसी वासर, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है उपमा अलंकार है, इसीलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को जाति डारव, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय, चराय बिसारव रस खानी कबौ इन आखिन ते, ब्रज के बनबाग तराग निहारव, कोटिन वे कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बरौ। आगे देखते हैं क्या कहता है। तो उपयुक्त में से कौन सा यानी कि छंद है, हमसे छंद पूछा गया है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन हमें क्या कहता है। तो ऑप्शन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी सवैया, यानी कि यह छंद जो है यानी कि कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यानी कि हमसे छंद पूछा गया था, है ना। तो कौन सा छंद हो जाएगा। तो ये सवैया छंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए ये क्या कहता है कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान, ठाऊं न नहत निदान, जियज जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सबही की कीजय, कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घर तौलत पाहुन निसी दिनचारी, रहत सभी के दौलत। उपयुक्त यानी कि उपरोक्त छंद किस प्रकार का है। तो यह जो छंद है यानी कि कुंडलीय छंद है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 22वां प्रश्न होगा और ये कहता है कि चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। तो च वर्ण में आपको गुरु मात्रा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है कौन सा वाच्य है। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि कर्म वाच्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 24वां प्रश्न होगा। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। देखिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं और क्या कहता है। देखिए कि भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कक्ष की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न इससे किया गया है। तो देखिए भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। तो जब हमने गद्यांश को पढ़ा तो हमें पता चला कि भारत माता के सपूत यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को कहा गया है, अतः इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 25वां प्रश्न होगा और ये कहता है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन जगन जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, तो कौन सा वर्ण होते हैं। तो ये वसंत तिलका होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं विज्ञान से हमारा अगला प्रश्न आ रहा है। तो विज्ञान से जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है किया था, यानी कि आप देख सकते हैं जेम्स चैडविक ने किया था, इसीलिए इसका आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 72 नंबर प्रश्न होगा कि तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग आप देख सकते हैं साइंस में जरूर पढ़े होंगे, समभारिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग और देखते हैं, यानी कि 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है। तो इसका जो गठन होता है वह द्रव्यमान में घटाव हो जाता है, यानी कि द्रव्यमान घट जाता है। 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है। तो NaCl का जो गलनांक होता है वह उच्चतम होता है, यानी 74 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न 75 नंबर क्या कहता है। तो देखिए 75 नंबर जो प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विखंडित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी कि 76 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमान के लिए अच्छा सूचक है। तो 76 का जो आंसर होगा फेनाफ्थलीन होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 की ओर अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है, यानी कि तांबा अवक्षेपित हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो क्या कहता है, जल के क्वथनांक को किसके तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि 79 प्रश्न है और कहता है कि जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम लोग परासरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है। तो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 81 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या कहता है कि एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिनों के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का जो वजन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 25 ग्राम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि हमारा 82 नंबर प्रश्न होगा। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं उपचयन कहते हैं, अर्थात ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि हमारा 83 नंबर होगा और ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है ना। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि सीजियम हो जाएगा, यानी कि 83 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो कहता है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, 84 का यानी कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 85 नंबर प्रश्न होगा और देखते हैं कि क्या कहता है। तो 85 नंबर प्रश्न कहता है कि हीरा क्या है। तो जानते हैं हीरा जो है वह शुद्ध कार्बन होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 86 नंबर प्रश्न है और क्या कहता है कि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि 59 मिनट समय लेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है 87 में कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवाणु जो होता है वह क्या होता है। तो राइजोबियम होता है, यानी कि इसका आंसर राइजोबियम हो जाएगा, जो कि दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका होते हैं, यानी 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि अफीम जो है वह पाया जाता है। तो अफीम जो पाया जाता है पपावर सोमनीफेरम में, है ना, सोमनीफेरम से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा यानी कि 90 नंबर प्रश्न है। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो देखिए ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, इसीलिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला जो हमारा सवाल है वह सामाजिक अध्ययन से है। आप ये देख सकते हैं अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन शुरू हो रहा है। तो सम्राट अशोक ने अपनाया था कौन सा धर्म अपनाया था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौटिल्य ने रचना की थी, 92 नंबर प्रश्न। तो कौटिल्य ने जो रचना की थी यानी कि वो अर्थशास्त्र की रचना की थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमारा 93 नंबर प्रश्न होगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो 93 के सी होगा, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया, है ना, यानी कि इन्हीं के अमीर खुसरो जो है शिष्य थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, यानी कि शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 94 का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 95 नंबर प्रश्न होगा और देखते हैं कि हमारा 95 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर थे, है ना, यानी कि बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी। तो वो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, तो 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1947 को सभी लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं।
तो हम जो हो जाते हैं यानी कि जन्मजात नागरिक हो जाते हैं। इसके लिए कोई नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 100 नंबर प्रश्न होगा। कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 101 नंबर प्रश्न होगा और कहता है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग नगर निगम कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि 102 नंबर होगा, ये क्या कहता है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यानी कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, तो कहता है भारतीय संविधान के जनक किन्हें माना गया है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को यानी भीमराव अम्बेडकर को माना गया है। 104 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, तो कहता है भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो ये जो है आपको 6 नागरिक यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है ना। तो ये जो लोनार झील जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रेटर झील है ना, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो देखेंगे कि हमारा 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए 106 नंबर जो प्रश्न हमारा है वो क्या कहता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य यानी कि का जिक्र है ना। संविधान के किस भाग में यानी कि मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, तो आप देख सकते हैं कि भाग 4 के क में यानी कि जिक्र है। 107 नंबर प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो क्या कहता है, तो ये देखिए ये कहता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है, तो ये चुनाव आयोग की होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे तो जो कि हमारा 108वां प्रश्न होगा और ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन DC में है जो कि अमेरिका की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 109 नंबर प्रश्न होगा और देखते हैं कि ये क्या कहता है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र यानी कि जानते हैं कि यही वो लिच्छवी गणतंत्र है जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इसीलिए इसी बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों हमारा 110 नंबर प्रश्न है जो कि हमारा यानी कि अंतिम प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो वो जल को दिखाया जाता है। आप अगर मैप देखते हैं तो वहाँ इसे स्पष्ट देखकर समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमने सेट 11 के तहत यानी कि हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन को कवर किए हैं। आप यदि चाहते हैं कि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें आपके बीच लाकर, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में करें और कंटिन्यू आप सेट प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका अधिक से अधिक नंबर एग्ज़ाम्स में आए और आपको सरकारी कॉलेज अवश्य मिले। तो दोस्तों फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।